चलिए, तो रेडी हैं आप लोग? ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे लास्ट फिजिक्स का जो चैप्टर है उसका नाम क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जल्दी से आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, ऊर्जा के स्रोत, चैप्टर नंबर 5। लास्ट चैप्टर है हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत से हिंदी में क्या कहते हैं? ऊर्जा के स्रोत। सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, एकदम कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ऊर्जा के स्रोत, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत। चलिए, तो डाल दिए ना हेडिंग। देखिए, सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें समझा देते हैं, फिर हम लोग लिखेंगे ऊर्जा के बारे में। राइट, आप लोग जानते ही हैं कि हमारे दैनिक जीवन में जो ऊर्जा है उसकी माने नितांत आवश्यकता है। बहुत ज़रूरी चीज़ है ऊर्जा, है कि नहीं? बहुत ज़रूरी चीज़ है ऊर्जा। यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जीवन के हर एक क्षेत्र में ऊर्जा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि नहीं? कोई भी ऐसा क्षेत्र लीजिए, हर क्षेत्र में ऊर्जा की आवश्यकता है, हर क्षेत्र में ऊर्जा की आवश्यकता है। ऐसे तो नहीं समझ में आया कि हर क्षेत्र। आइए समझते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं खाना बनाने के लिए। खाना बनाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आप बिना ऊर्जा के खाना नहीं बना सकते हैं। खाना बनाने के लिए ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग होता है। अब आप चूल्हा जलाते हैं तो उसमें ऊष्मीय ऊर्जा होता है। तो आप बताइए, बिना ऊर्जा के खाना बना लेंगे? नहीं बना लेंगे ना, है कि नहीं? तो ऊष्मीय ऊर्जा। दूसरी बात यह है कि छोटे हल्का जो गाड़ी होता है, हल्का हल्का गाड़ी होता है, ठीक है, उसको चलाने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता होती है, डीजल की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है? केरोसिन की आवश्यकता होती है। ये सब भी तो एक प्रकार का ईंधन है जो ऊर्जा में ही बदलता है। यानी गाड़ी को चलाने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता है। भाई, बिना ऊर्जा के हम कुछ भी नहीं कर सकते। आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद शरीर के अंदर भी ऊर्जा मिलती है। आप खाना खाते कुछ देर बाद एनर्जी मिलता है, और खाना नहीं खाते हैं तो हो जाता है आपका स्टार्ट। लगता है ऐसे अब दहिया में जान ना हो, अब गिर जाओ, लगता है ऐसे कि नहीं लगता है? तो कारण क्या है? ऊर्जा के बिना हम एक पल भी नहीं ना रह सकते हैं। ऊर्जा हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है। क्लियर है? तो ऊर्जा और भी कई तरीके से। चलिए, तो अब बात, हमारा चैप्टर का नाम है ऊर्जा के स्रोत। तो आप लोग बता सकते हैं कि ऊर्जा कहाँ कहाँ से मिलेगा? बता सकते हैं कि ऊर्जा कहाँ कहाँ से मिलता है? दूसरा बुक लाइए था। ऊर्जा हमें कहाँ कहाँ से मिलती है? हमें ऊर्जा कहाँ कहाँ से मिलती है? चलिए देखता हूँ मैं। ऊर्जा के स्रोत की बात कर लेते हैं ना। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ऊर्जा के स्रोत। देखिए बाबू, विभिन्न क्रियाकलापों जैसे खाना बनाना, किसी चीज़ को गर्म करना,
किसी चीज़ को गर्म करना, प्रकाश प्राप्त करना, प्रकाश प्राप्त करना, बस, ट्रक, रेलगाड़ी, आदि को चलाने के लिए है ना, चलाने के लिए ऊर्जा की आपूर्ति जिस स्रोत से की जाती है उसे ही ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है। उसे ही ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है। ठीक है, इसी चीज़ को हम ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। तो कहे का मतलब है कि देखिए, खाना बनाने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और कहीं ना कहीं से ऊर्जा लेवे करते हैं, तो कहाँ से आता है? ऊर्जा के स्रोत से ही आता है। किसी चीज़ को गर्म करने के लिए भी ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा कहाँ से आता है? ऊर्जा के स्रोत से आता है। प्रकाश भी प्राप्त करते हैं, वो भी ऊर्जा का स्रोत ही है। बस, ट्रक, रेलगाड़ी, हवाई जहाज़, ये सब भी चलाते हैं, तो ये सब के लिए हमें कहीं ना कहीं से तो ऊर्जा की आपूर्ति होती ही है। तो जहाँ से होती है उसी को हम कहते हैं ऊर्जा का स्रोत। हमें जहाँ से मिलेगा, जैसे आपसे कहेंगे सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा कहाँ से मिलता है? सूर्य से मिलता है। पवन ऊर्जा कहाँ से मिलता है? पवन से मिलता है, हवा से मिलती है, पवन चक्की से मिलता है। ऊर्जा के स्रोत हो गया पेट्रोलियम, तेल, कोयला, ये सब हमें कहाँ से मिलता है? तो ज़मीन के नीचे से मिलता है। तो ये सब ऊर्जा के स्रोत हो गया। बोलो, क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बिल्कुल भी नहीं। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं ऊर्जा का उत्तम स्रोत। ठीक है, ऊर्जा के उत्तम स्रोत। ऊर्जा के उत्तम स्रोत होने के लिए विशेषताएं, ऊर्जा के उत्तम स्रोत होने के लिए देखो, उत्तम स्रोत का मतलब हुआ हमें ऊर्जा मिलना चाहिए, लेकिन उत्तम स्रोत से मिलना चाहिए। तो उत्तम स्रोत की क्या विशेषताएं हैं? ये देखो, 2 नंबर में पूछा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 2 नंबर में पूछा जाता है, तो याद रखिए, निम्नलिखित विशेषताएं होती है। निम्नलिखित विशेषताएं होती है। ऊर्जा के उत्तम स्रोत की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। कौन कौन होता है? आइए लिखते हैं। सबसे पहला विशेषता कहता है प्रति इकाई आयतन, प्रति इकाई आयतन से अधिक ऊर्जा की आपूर्ति होना चाहिए। आपूर्ति होना चाहिए, समझे? यानी देखिए, पहला विशेषता है कि प्रति इकाई आयतन से अधिक ऊर्जा की आपूर्ति होना चाहिए। प्रति इकाई आयतन से अधिक ऊर्जा की आपूर्ति होना चाहिए, अधिक। ठीक है, पहला विशेषता हो गया। दूसरा इसका विशेषता है, दूसरा विशेषता कि इसे आसानी से भंडारण किया जाना चाहिए। आसानी से भंडारण किया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए, समझे? यानी जिस
ऊर्जा स्रोत का माने कहे का मतलब है भंडारण अगर हम इजली कर पाते हैं वही ऊर्जा स्रोत उत्तम है। अब हम उसका भंडारण ही नहीं कर पाएंगे तो वो ऊर्जा स्रोत उत्तम नहीं है। तो उत्तम ऊर्जा स्रोत के लिए भंडारण भी आसानी से किया जाना चाहिए। क्लियर है? तो दूसरा जो है विशेषता बता दिए। तीसरा विशेषता देखिए क्या है, इसका परिवहन आसानी से किया जाना चाहिए। इसका परिवहन आसानी से किया जाना चाहिए, आसानी से किया जाना चाहिए। कहे का मतलब है कि परिवहन जो है ना इसका वो ईजिली हम कर पाएँ। परिवहन भी माने अगर एक जगह से दूसरा जगह ढोना हो तो हम आसानी से ढो सके, वही उत्तम ऊर्जा स्रोत कहलाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा विशेषता हो गया। चौथा विशेषता, इसे आसानी से प्राप्त किया जाना चाहिए। इसे आसानी से प्राप्त किया जाना चाहिए। आसानी से, जो आसानी से मिल जाता है वही उत्तम ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, और एक और लिख देते हैं, इसे सस्ता होना चाहिए। इसे सस्ता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो उत्तम ऊर्जा वही है जो सस्ता है। अब महंगा मिलेगा, हर व्यक्ति को माने पहुंच नहीं पाएगा वहां तक, तो उत्तम ऊर्जा स्रोत है क्या? नहीं है, सस्ता होना चाहिए। और भाई एक और लिख लो, कहता है वातावरण को न्यूनतम प्रदूषित करने वाला होना चाहिए। तो देखिए इसका मतलब हुआ कि वातावरण को प्रदूषित ना करे या करे बहुत कम करे, ना के बराबर प्रदूषित करे। अगर वातावरण को प्रदूषित नहीं कर रहा है, अब ऐसे प्लास्टिक जलाते हैं तो पर्यावरण प्रदूषित होता है कि नहीं होता है? तो ऐसा अगर ऊर्जा स्रोत है तो ये अच्छा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। उत्तम ऊर्जा स्रोत वही है जो वातावरण को प्रदूषित ना करे या न्यूनतम प्रदूषित करे, तो उसे हम क्या कहते हैं? उत्तम ऊर्जा स्रोत। तो बताइए उत्तम स्रोत के क्या माने विशेषता होना चाहिए? पहला, प्रति इकाई आयतन से अधिक ऊर्जा की, हाँ वेरी गुड, आसानी से भंडारण किया जाना चाहिए। अब भंडारण आसानी से करेंगे तभी उत्तम ऊर्जा स्रोत है। इसका परिवहन आसानी से किया जाना चाहिए। अब एक जगह से दूसरे जगह ढो रहे हैं, अब बहुत कष्ट होता है परिवहन में, तो हर जगह तक नहीं ना पहुंच पाएगा, सभी लोग तक नहीं पहुंच पाएगा, तो ये उत्तम स्रोत नहीं है। क्लियर है? और वैसे डायलॉग सुने नहीं है, गरीब लोगों का डायलॉग देखिए क्या होता है। कहते हैं ना, अमीर लोग कहते हैं कि ये जो है 10,000 की चीज़ें हैं, तो गरीब लोग का डायलॉग क्या होता है? हम महंगी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि ये हमारे लिए कोई काम की नहीं है। सीधी सीधी बात है, महंगी चीज़ों की इज्जत की बाट लगा दी कि नहीं लगा दी? अब गरीब लोग बेचारा सच में खरीद नहीं पाएगा तो वो कैसे कहे कि हमारे पास हैसियत नहीं है? वो सीधे कह देगा भाई ये किसी काम की नहीं है, हम ऐसी चीज़ों को नहीं पूछते हैं। सिंपल है, बाट लगा दी। तो भाई जो चीज़ें ईजिली हो सके वही उत्तम ऊर्जा स्रोत है, अदरवाइज उत्तम ऊर्जा स्रोत। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बिल्कुल भी नहीं। चलिए, कहता अच्छे ईंधन की क्या विशेषता? अब ये है ऊर्जा स्रोत। अब आइए ईंधन के बारे में पढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर है? हो गया? वेरी गुड। मिटा दूँ क्या? चलिए आगे बढ़े। ये हो गया उत्तम ऊर्जा स्रोत बाबू। अब ईंधन की बात कर लेते हैं, उत्तम ईंधन की विशेषता। आइए बताते हैं, लिखिए अच्छे ईंधन की क्या विशेषता है? अच्छे ईंधन की विशेषता, अच्छे ईंधन की विशेषताएं बहुत बार पूछा है।
इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। अच्छे ईंधन की विशेषता याद रखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। VVI क्लियर है। पहला विशेषता है इसे सरलता एवं सुगमता से उपलब्ध होना चाहिए। उपलब्ध होना चाहिए, ठीक है। जो चीज़ें सरलता से उपलब्ध है, जैसे कोई ईंधन है और वो सुगमता से सरलता से उपलब्ध है तो अच्छा ईंधन है, ठीक है। ये है अच्छा ईंधन की विशेषता। दूसरी विशेषताएं इसकी ये भी है, इसका ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए। इसका ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। ऊष्मीय मान इसका उच्च होना चाहिए। और इसकी तीसरी विशेषताएं भी है, जलने के बाद जो है, जलने के बाद हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों से मुक्त होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए। और इसका एक और विशेषता हो सकता है, चौथा, कि धुआं कम देना चाहिए, ठीक है। 5, इसे सस्ता होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। और अगला, इसका भंडारण एवं परिवहन आसानी से किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये है अच्छे ईंधन की विशेषताएं जो आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है। ठीक है, एक बार इसको समझ लेते हैं बढ़िया से, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आता है बाबू, इसलिए इसको खोवा नहीं चाट जाना। बोला जाएगा अच्छे ईंधन की क्या विशेषताएं होती है। भाई अच्छे ईंधन की बहुत सारी विशेषता है। पहला विशेषता है कि इसे सरलता एवं सुगमता से उपलब्ध होना चाहिए। जो ईंधन आसानी से उपलब्ध होता है वही अच्छा ईंधन होता है, ठीक है। उसके बाद इसका ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए, माने जलाएंगे ना तो ज़्यादा आग फेंकना चाहिए, ऊष्मा ज़्यादा देना चाहिए। जलाएंगे खाली धुआं देते रहेगा, ये अच्छा ईंधन के उदाहरण है। बताइए, तो अच्छा ईंधन वही है जो जलाने पर अधिक ऊष्मा दे, यह अच्छा ऊष्मीय मान अधिक होना चाहिए। तीसरा, जलने के बाद हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों से मुक्त होना चाहिए। आप जलाएंगे या हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होगा तो ये तो बेकार हो गया, है ना। हानिकारक पदार्थ नहीं उत्पन्न होना चाहिए जलाने के बाद, वो मिट्टी में मिल जाना चाहिए, ठीक है। ऐसे पदार्थ होना चाहिए, यानी जलने के बाद जो हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ है वो नहीं होना चाहिए, तो अच्छा ईंधन का उदाहरण है। कहता है धुआं कम देना चाहिए। अगर वो जला रहे हैं तो जलाने के बाद वो धुआं कम देना चाहिए, ना के बराबर धुआं दे। देखो वो कोयलवा नहीं रहता है, खाली धुएं में देता है। एगो बढ़िया कोयला होता है एंथ्रासाइट, 1 नंबर प्योर कोयला, वो जलाइएगा धुआं देबे नहीं करेगा। उत्तम कोटि का कोयला, ज्योग्राफी में पढ़ाया गया होगा, ठीक है। आगे वो महंगा मिलता है यह कहता है इसे सस्ता होना चाहिए। भाई ये सब किताबी बातें हैं, ये सब जो बातें हैं किताबी। अब सिलेंडर को ही देख लो, सिलेंडर को ही देख लो, सस्ता होना चाहिए। पर क्या बोले, हम यूट्यूब पर बोल रहे हैं तो कहीं कोई देख लेगा तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। इसीलिए हम नहीं बोल सकते, कुछ चीज़ प्राइवेसी होता है। पर आप जानते ही उसका रेट में कोई कमी नहीं है। अभी 902 रुपये, इससे पहले 1200 उठेबे किए थे, याद है ना। सस्ता होना चाहिए, किताब में याद रखिए।
हकीकत में भूल जाइएगा, क्योंकि हकीकत में महंगाई मिलेगा। ठीक है। हाँ, अच्छा ईंधन कैसा होना चाहिए? सस्ता होना चाहिए। ठीक है। इसका भंडारण और परिवहन आसानी से किया जाना चाहिए। भंडारण माने कहीं पे ऑब्जर्व करें बढ़िया से तो आसानी से हो जाए, और कहीं पे अगर इसको ले जाने का मन रहे तो हम इजली लेकर जा सके। तो ऐसे ईंधन जो है किसकी श्रेणी में आता है? अच्छे ईंधन की श्रेणी। तो बताइए, अच्छे ईंधन क्लियर हो गया? हमारे अच्छे दिन कब आएंगे? चलिए, तो भाई यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब लिखिए उत्तम ऊर्जा स्रोत के प्रकार। ऊर्जा स्रोत के प्रकार, ऊर्जा स्रोत के प्रकार। ठीक है, ऊर्जा स्रोत के प्रकार। ऊर्जा स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? ऊर्जा स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा, ऊर्जा स्रोत दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? वेरी गुड, दो प्रकार के होते हैं। पहला कहलाता है नवीकरणीय, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, इसी को कहते हैं। ठीक है, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय। नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, एक तो भैया ये हो गया, और दूसरा ऊर्जा स्रोत जो होता है वो परंपरागत, परंपरागत एवं गैर परंपरागत, परंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो मैंने क्या बोला? ऊर्जा स्रोत जो है, ऊर्जा स्रोत जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, दूसरा परंपरागत एवं गैर परंपरागत। अभी बारी बारी से सबके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि नवीकरणीय क्या होता है, हालांकि पढ़ा हुआ होगा आप लोगों को ज्योग्राफी में, अनवीकरणीय पढ़ा होगा। ठीक है, इसके बारे में अभी आपने नहीं सुना है तो अभी आपको बताएंगे, दोनों के बारे में बताएंगे। क्लियर है? परंपरागत एवं गैर परंपरागत क्लियर हो गया? किसी को किसी प्रकार की किसी जगह दिक्कत? चलिए, पहला, सबसे पहला लिखते हैं नवीकरणीय, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत लिखिए, वैसे ऊर्जा स्रोत, वैसे ऊर्जा स्रोत जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता, जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अर्थात उपयोग करने के बाद फिर वो आ जाएगा, बार बार उपयोग किया जा सकते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। क्लियर है? तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं? तो वैसे ऊर्जा स्रोत जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता, कह सकते वो एक बार समाप्त हो जाने पर पुनः उसका उपयोग किया जा सकता है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाता है। क्लियर है? बहुत सारा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल पूछा जाए तो बता दो भाई, एग्जाम्पल क्या होगा? तो जानबे करते हैं सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा, सूर्य से ऊर्जा कभी ख़त्म होगा? जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ऊर्जा सौर ऊर्जा का नाम रहेगा। आगे पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इसी तरह से जल, विद्युत ऊर्जा, ठीक है, और भूतापीय ऊर्जा, ETC लगा देते हैं, बहुत सारा है, कितना लिखोगे? तो ये सब किसका उदाहरण है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ये सब है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के एग्जाम्पल। क्लियर है?
चलिए, नवीकरणीय में कोई दिक्कत नहीं है। आगे, अब हम आगे बात करते हैं इसके लाभ क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के लाभ। तो यहाँ पर लिख देते हैं, नवीकरणीय आवाज़ नहीं होना चाहिए, स्रोत के लाभ, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के लाभ। ठीक है, चलिए, पहला इसका प्रॉफिट क्या है बाबू? पहला प्रॉफिट है ये स्रोत तब तक रहेंगे, ये स्रोत तब तक रहेंगे जब तक कि पृथ्वी, जब तक कि पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता रहे। प्रकाश प्राप्त करता रहे जब तक सूरज चांद रहेगा, इसलिए न बोले थे जब तक सूरज चांद रहेगा सौर ऊर्जा का नाम रहेगा। अरे स्कूल में तुम लोग शायरी मारते हो ना, जब तक सूरज चांद रहेगा फलाना बाबू का नाम रहेगा। इलेक्शन में भी ऐसे होता है ना, है ना। अब कोई मुखिया जी खड़ा खुद मान लेते हैं अमन मुखिया जी, तो कहते जब तक सूरज चांद रहेगा अमन मुखिया का नाम रहेगा। तो ऐसे होता है कि नहीं होता है? तो कहे का मतलब है कि हम एगो डायलॉग बोल दिए, तो ये तब तक जब तक सूरज पृथ्वी सूरज से प्रकाश लेता रहेगा तब तक सौर ऊर्जा हमेशा बना रहेगा, कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। क्लियर है? दूसरा देखिए, दूसरा इसका लाभ है कि ये स्रोत प्रकृति में मुक्त रूप से उपस्थित है, मुक्त रूप से उपस्थित है। देखिए, पूरा मुक्त रूप से जो है उपस्थित है, फ्रीडम, पूरा दिन भर आपको सनलाइट मिलते रहता है। इसके लिए आप कोई चार्ज देते हैं बुआ? सूर्य भगवान को 1 रुपया देते हैं? फ्री में लेते हैं ना? हैं? लेते हैं कि नहीं लेते हैं? 1 रुपया नहीं देते हैं, इसीलिए कहते हैं। आगे, इन स्रोतों द्वारा किसी प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है। है कि नहीं? देखते हैं, इस सब स्रोत से जो है कभी भी प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है। तो बताइए, सस्ता भी है, अच्छा भी है और प्रकृति में उपलब्ध भी है। ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के लाभ है। क्लियर हो गया? तो नवीकरणीय ख़त्म हो गया। इसके बाद चलिए अनवीकरणीय को पढ़ लेते हैं। इंक व डाले कलमा में नहीं डाले हैं? परंपरा कैसे भूल जाते हैं बुआ? मच्छर काट रहा है। एक काम करते हैं, मच्छर को मेरे पास भेजिए, उसको बोल देंगे नहीं काटने के लिए। पहचानता है आपको? नहीं पहचानता इसलिए काटता है, भूल गया है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, क्लियर है? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा कि वैसे ऊर्जा स्रोत जो समाप्य हो। समाप्य हो का मतलब एक बार ख़त्म हो गया, एक बार समाप्त हो गया तो दोबारा उसका उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। एक बार समाप्त हो गया तो दोबारा उसका उपयोग हम नहीं कर सकते हैं, और इसे कहते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। क्लियर है? पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता, अर्थात एक बार उपयोग के बाद
एक बार उपयोग के बाद पुनः उपयोग नहीं कर सकते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाता है। एक बार जिसका उपयोग कर लेंगे उसके बाद पुनः उपयोग नहीं कर सकते हैं तो हम उसको कहते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। और इसका एग्जाम्पल बहुत सारा है, ठीक है, दे सकते हैं। जैसे लकड़ी वगैरह, कोयला वगैरह हो गया कि नहीं, कोयला हो गया, तेल हो गया, एवं प्राकृतिक गैस हो गया। ये सब क्या है बाबू? ये सब है अनवीकरणीय संसाधन या ऊर्जा स्रोत का। ये संसाधन तो अभी पढ़ नहीं रहे। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्लियर है? चलिए तो जल्दी से फटाफट यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए। बता दे नहीं, अच्छा साइड हो जाए। ए भाई लो, भाई लो, हम बैठ जाते इधर साइड में। फैन चलिए बुआ मिटा देना, अब तो हो गया। एक ही बात जान लीजिए कि आप लोग कभी पसीना से नहाए नहीं है, सफलता कहाँ से मिलेगा? शायरी सुने हैं ना? शायरी कौन सा शायरी? जो पानी से नहाता है वह केवल लिबास बदलता है। जो पानी से नहाता है वह केवल लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वही इतिहास बदलता है। हो गए? पसीना से नहाइए, पानी से तो नहेबे करते हैं। इतिहास बदलना है बाबू, पसीना से नहाना पड़ेगा। आगे बढ़े हम। चलिए ठीक है। आप देखिए अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो है ना, एक बार उपयोग करते हैं लेकिन दोबारा उसका उपयोग नहीं कर सकते। इसके हानियां भी हैं, तो आइए इसका हानियां पढ़ लेते हैं। इसके क्या हानियां हैं? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की हानियां, ठीक है, लिखा देते हैं। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के हानियां। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के हानियां। इसका पहला हानि है इसका व्यापक उपयोग होने पर इसका क्षय होता जा रहा है, या होने के कारण इसका क्षय होते जा रहा है। सोचिए, ज़्यादा मात्रा में जो है उपयोग हो रहा है इसका, और ज़्यादा उपयोग होने के कारण ये ख़त्म होते जा रहा है, दिन प्रतिदिन घट रहा है। और दिन प्रतिदिन घट रहा है, एक दिन ऐसा आएगा कि पृथ्वी पर से हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। अब आप बताइए, उस समय जो उस पर निर्भर है उसका तो काम तमाम हो जाएगा, होगा कि नहीं? क्लियर है? तो पहला हानि हुआ ना, ये एक दिन समाप्त हो जाएगा, ये एक दिन हम सबको छोड़ के चला जाएगा, और उसके बाद हम लोग रोते रहेंगे। कैसा लड़का है यार?
हमको सब जीते जी मार देना चाहता है। बताओ, अभी हम बहुत जिएंगे लंबा चौड़ा। देखो इधर, आए रे, अभी शादी ब्याह भी नहीं हुआ, ऐसे ही कर जाएंगे रे। ये स्रोत वातावरण को अधिक प्रदूषित करता है। अधिक प्रदूषित करता है। जानते हैं ना, जो अनवीकरणीय है ये वातावरण को बहुत ज़्यादा प्रदूषित कर रहा है। इसका दो हानियाँ काफ़ी है, दो हानियाँ याद रख लो। पहला कि एक दिन ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, ये गिर रहा है, देखिए ना, टपाटप टपाटप क्या गिर रहा है। कैसे कैसे लोग रहते हैं। ठीक है, तो चलिए, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी खत्म, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी खत्म। अब हम लोग बात कर लेते हैं परंपरागत और गैर परंपरागत का, है ना। चलिए, तो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं परंपरागत ऊर्जा स्रोत। परंपरागत ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। परंपरागत ऊर्जा स्रोत वे ऊर्जा स्रोत जिनका उपयोग व्यापक तौर पर किया जाता है तथा आवश्यक कुछ नहीं दिख रहा है उन्हें ना, तथा आवश्यक ऊर्जा के अधिकांश भाग की आपूर्ति की जाती है। अधिकांश भाग की आपूर्ति की जाती है। ठीक है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहलाता है। चलिए, यहाँ तक क्लियर है। देखिए, एक बार समझ लीजिए परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है। बोलता है एक ऐसा ऊर्जा स्रोत जिनका उपयोग व्यापक तौर पर किया जाता है, यानी जिस ऊर्जा स्रोत का उपयोग हम लोग व्यापक तौर पर करते हैं और आवश्यक ऊर्जा के अधिकांश भाग की, माने जितना मुझे ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसके अधिकांश भाग हम लोग उपयोग कर ही लेते हैं, यानी आपूर्ति की जाती है। तो याद रखिए, उसी को हम कहते हैं परंपरागत ऊर्जा स्रोत। क्या कहा जाता है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत। अब एग्जाम्पल मांगेगा कि भाई इसका परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है, तो याद रख लीजिएगा, जीवाश्म ईंधन इसी का एग्जाम्पल है परंपरागत का। जैव द्रव्यमान ऊर्जा और साथ ही साथ पवन ऊर्जा आदि ये सब एग्जाम्पल है परंपरागत ऊर्जा स्रोत के। लगे तब पेन बुआ, ठीक है। परंपरागत हो गया, और एक लास्ट गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। चलिए इसको देख लेते हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत वैसा ऊर्जा स्रोत जिसका उपयोग ठीक है व्यापक तौर पर नहीं किया जाता है,
नहीं किया जाता है। ठीक है, साथ ही आवश्यक ऊर्जा की आपूर्ति आवश्यक ऊर्जा की आपूर्ति आवश्यक ऊर्जा की आपूर्ति सीमित मात्रा में होती है। सीमित मात्रा में होती है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहलाता है। ऊर्जा स्रोत कहलाता है। चलिए इसको पहले समझ लीजिए, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है। ठीक है, फिर हम लोग आगे देखेंगे। कहता है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो है वैसा ऊर्जा स्रोत जिसका उपयोग व्यापक तौर पर नहीं किया जाता है। जिसका उपयोग व्यापक तौर पर नहीं किया जाता है, साथ ही आवश्यक ऊर्जा की आपूर्ति सीमित मात्रा में होती है। जो आवश्यक ऊर्जा की आपूर्ति वो सीमित रहता है, एकदम सीमित। इतना है तो इतनी होगा भाई, रस ज़्यादा न हो सकता है। तो ऐसे ऊर्जा को हम कहते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, उदाहरण में लिख लीजिए सौर ऊर्जा, इसके बाद तरंग ऊर्जा, और भी है महासागरीय तापीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, और भी है भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। इट्टी से लगा देते हैं, कितना लिखेंगे? चलिए, तो हो गया ना, ये हो गया गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। चलिए, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं है। सौर ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, महासागरीय तापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सब है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के एग्जाम्पल। क्लियर है बच्चों? चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बाकी आपका देखिए टेस्ट योर सेल्फ है, आप लोग उसको बना लीजिएगा खुद से। वैसे तो सब कुछ लिखाया हुआ है, उत्तम ऊर्जा स्रोत क्या है, लंत फंदेवानंद क्या है। चलिए मिटा दे ना। हाँ बुआ, अब एक बात हमको नहीं समझ में आया। जीवाश्म ईंधन का नाम लिए, कोई बता सकता है जीवाश्म ईंधन क्या है? क्लास में पढ़ाया हुआ चीज़ है तो बताइए, जीवाश्म ईंधन क्या है? व्हाट इज फॉसिल फ्यूल? चलिए हम बता देते हैं। देखिए जीवाश्म ईंधन क्या है। अरे घोंचू, अभी हाल में एक बार बच गया, पृथ्वी से जो एस्ट्रॉयड टकराने वाला था ना, अगर टकरा जाता तो हम लोग तो भाई उसके जैसा, डायनासोर के जैसा मोए मोए हो जाते। बोर्ड एग्ज़ाम देना नहीं पड़ता, इस सबको बोर्ड एग्ज़ाम की बहुत चिंता है। हाँ, दुनिया से जाने की कोई चिंता नहीं है। इस दुनिया से डायनासोर का अंत हो गया, उसी प्रकार हुआ। और अगर अभी टकराता तो हम लोग का भी अंत हो जाता। फिर एक ज़माना आता, फिर से बांदर प्रजाति आता, फिर से मोए मोए करता, और फिर से नया जीव का विकास होता। हालांकि पूरा एक बार में मानव नष्ट नहीं होता ही, जान लीजिए। कोई देश में गिरता, कोई देश बर्बाद हो सकता था, महादेश बर्बाद हो सकता था, पूरा पृथ्वी नहीं, पूरा पृथ्वी बर्बाद नहीं होता। चलिए ठीक है, तो देखिए कैसे बनता है जीवाश्म ईंधन, हम बता रहे हैं। देखिए इसी तरह का घटना कभी कभी घटता है। लाखों वर्षों तक पेड़ पौधा पृथ्वी के अंदर, पेड़ पौधा हो गया, बहुत सारा जीव हो गया, पृथ्वी के अंदर दब जाता है। दब जाता है, दबने के बाद जो है लाखों वर्षों तक दबा रहता है। दब्बल वो जो है सड़ जाता है,
गल जाता है, समझ आ रहा है। और वही लकड़ी वकड़ी सड़ जाता है, सब कोयला का रूप ले लेता है। आदमी उदमी सड़ जाता है, उसका तेला निकल जाता है, वही तेल पेट्रोलियम में बदल जाता है। जो जीव सड़ गया गल गया वो नीचे चिपचिपा द्रव बन जाता है ना, वही सड़ गल जाता है लाखों वर्षों तक नीचे ज़मीन में, और तब जा कर के बनता है जीवाश्म ईंधन। 1 साल 2 साल में नहीं बन जाता है, लाखों वर्ष लग जाता है बनने में। अब बनने में लाखों वर्ष लगता है, ख़त्म होने में ज़्यादा दिन नहीं लगता है। इसीलिए ना कहा जाता है सब समाप्य ऊर्जा स्रोत है या समाप्य संसाधन है। ठीक है, चलिए तो जीवाश्म ईंधन का परिभाषा लिख लीजिए। जीवाश्म ईंधन लिखिएगा, पेड़ पौधे एवं जंतु के अवशेष करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी के अंदर दबकर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ठीक है, अधिक ताप एवं दाब के कारण ईंधन में परिवर्तित हो जाते हैं। ईंधन में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसा ही ईंधन जीवाश्म ईंधन कहलाता है। ऐसा ही ईंधन जीवाश्म ईंधन कहलाता है। ऐसे ईंधन को हम क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कहते हैं। क्लियर है? इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बाबू? कोयला, पेट्रोलियम, है ना, प्राकृतिक गैस, ये सब किसका एग्जाम्पल है? तो अभी का क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।